अब मैं आभा माथुर आपको एक स्वरचित संस्मरण सुनाती हूँ। संस्मरण का शीर्षक है नीलम। प्रोन्नति के साथ स्थानांतरित होकर जब मैंने उस प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य का पदभार ग्रहण किया तो मेरे सामने जो समस्या आई वो घरेलू काम के लिए सहायक सहायिका की थी। क्योंकि हर डाइट में प्राचार्य आवास बना ही होता है, अतः वो समस्या तो समाधानित हो गई। अन्य घरेलू कामों झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ों की सफाई के लिए भी सहायक मिल गया, परंतु खाना बनाने की समस्या ज्यों की त्यों थी। वैसे मेरे अकेले होने के कारण भला कितना खाना बनना था, पर इसी अकेलेपन ने मुझे उदास कर दिया। न खाना बनाने की इच्छा होती थी न खाने की। ऐसे में जब एक प्रवक्ता ने 14-15 वर्ष की उस मल्लाह जाति की बालिका को मेरे पास भेजा तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई। मल्लाह जाति की वो बालिका अपने पितृगृह में अपने 5 वर्षीय भाई के साथ रहती थी। उसकी माँ का देहांत हो चुका था और पिता घर छोड़कर कहीं चले गए थे। आगे चलकर उसने बताया कि उसका विवाह भी हुआ था, परंतु ससुराल में उसकी किसी से पटी नहीं और वो वापस पितृगृह आ गई। बड़े आनंद से बताती थी कि ससुराल वाले उसे पीट रहे थे और वो अकेली सामना कर रही थी। आनंद का तात्पर्य कि बिना रोए या दुखी हुए या भावुक हुए बड़े आराम से बताती थी। ससुराल वालों ने आपस में उसे मार डालने की बात की चर्चा की तो नीलम ने कहा, मरने के बाद मैं भूत बनकर तुम्हें सताऊंगी। इस पर वे लोग डर गए और उसे छोड़ दिया, परंतु वो घर वालों ने उसको छोड़ तो दिया और जाने की अनुमति भी दे दी, परंतु उसका बक्सा रख लिया। वो डट गई कि बक्सा लिए बिना तो जाएगी नहीं। अंत में उन लोगों ने उसका बक्सा दे दिया। बक्सा लेकर वो पास में बहने वाली नदी पर गई। वहाँ पर कोई नाव बंधी थी जिसमें कोई नाविक न था। वो स्वयं ही नाव चलाती हुई दूसरी ओर पहुंची और बक्सा लेकर अपने पिता के पास आ गई। इस वर्णन में कितनी अतिशयोक्ति है मैं नहीं जानती। मेरे पास जब वो आई तो उसका ना तो ससुराल से कोई संबंध था, न वो बिंदी चूड़ी या सिंदूर आदि लगाती थी। फूलन देवी का हर काम वो ठीक बताती थी, क्योंकि फूलन देवी भी जाति की मल्लाह थी। नीलम 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। माता की मृत्यु और पिता के घर छोड़ जाने के बाद उसकी बुआ आई और बीच वाले भाई को अपने साथ ले गई। बदले में ले गई घर के बर्तन। बचे खुचे 2-4 बर्तनों में नीलम अपने और छोटे भाई के लिए खाना बनाती थी। उसकी आय का साधन था विभिन्न घरों में झाड़ू पोछा और बर्तनों की सफाई। मेरे घर में आने के बाद उसने समस्त कार्य अपने हाथ में लेने की इच्छा व्यक्त की। मैंने भी दूसरे सहायक को हटाकर समस्त कार्य नीलम को सौंप दिया। सवेरे ही वो मेरे घर आ जाती, झाड़ू पोछा बर्तनों की सफाई के बाद चाय बनाती। उसके बाद मेरे ही घर के पीछे लगे आंगन में लगे नल पर नहा कर आती। मुझे खिलाकर वो स्वयं खाकर और भाई के लिए खाना लेकर दोपहर में लौट जाती। शाम को पुनः आ जाती और खाना बनाकर लौट जाती। जाड़ों में दिन छोटे होने लगे तो उसे लौटते लौटते अंधेरा हो जाने लगा। मेरे कई बार कहने पर भी वो खेलती रहती थी, जिससे लौटने में विलंब हो जाता था। एक बार उसने बताया कि रास्ते में कुछ गुंडे उसे छेड़ते हैं। मैं तो डर गई और मैंने उसे एक सेफ्टी पिन दिया कि खुला पिन अपने हाथ में छुपाकर पकड़े रहे और किसी के छेड़ने पर उसे तुरंत चुभा दे। मैं भले ही डर गई, पर नीलम को किसी का डर नहीं था। शायद उसने कभी थोड़ी बहुत सिलाई भी सीखी थी। मेरी पुरानी मैक्सियों और साड़ियों से सलवार कुर्ते बना के वो गदगद हो जाती। एक बार इसी तरह मैक्सियों से सलवार कुर्ते बनाने का हिसाब लगाते लगाते अंधेरा हो गया। मेरे घर से जाने का उसका मन ही नहीं करता था, पर घर में छोटा भाई था जो उसके पीछे मोहल्ले में खेला करता था। अपने मोहल्ले को वो मल्लाहिया कहती थी। उस दिन अंधेरा होने के बाद वो गई और तुरंत वापस आ गई। उसने बताया कि उसका छोटा भाई नहीं मिल रहा है। तब मैंने बीटीसी की ट्रेनिंग करने वाले 2 लड़कों को, जो प्राचार्य आवास के सामने बने हॉस्टल में रहते थे, उसके साथ भेजा। बच्चा सड़क के किनारे सोता मिल गया। उसने मुझे बताया था कि उसे पढ़ना नहीं आता। एक दिन मैंने उसे दूसरे कमरे में रखी किताब उठा लाने का निर्देश दिया। साथ ही ये भी बताया कि किताब पर एक लड़की की तस्वीर बनी है। किताब लेकर वो लौटी तो बोली, सरिता।
मुझे आश्चर्य हुआ कि इसे तो पढ़ना नहीं आता, फिर किताब का नाम कैसे पढ़ लिया। पूछने पर उसने बताया कि वो वर्णमाला तो पहचानती थी परंतु मात्राएं नहीं आती थी। मेरे कहने पर अगले दिन ही वो हिंदी की प्रारंभिक पुस्तक खरीद लाई। तब शुरू हुआ उसका अध्ययन क्रम। 2-2 3-3 घंटे तक मैं उसे पढ़ाती रहती। जिस गति से उसने पढ़ना लिखना सीखा वो अविश्वसनीय थी। हाँ, मात्रा की त्रुटि तो होती थी, पर त्रुटि रहित तो उसकी बोलने की भाषा भी नहीं थी। फिर लिखने की भाषा कैसे त्रुटि रहित होती। पढ़ाई में हिंदी पढ़ना लिखना और गणित सम्मिलित था। 100 तक गिनती याद करवाने के बाद 101 से प्रारंभ करके 200 तक, फिर 201 से प्रारंभ करके 300 तक, इस प्रकार मैंने उसे 1000 तक गिनती याद करवा दी और लिखना भी सिखा दिया। एक बार मैंने उससे पूछा, तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं, यदि उनमें से 1 रुपया खर्च हो गया तो कितने रुपए बचे। उसके उत्तर न दे पाने पर मैंने बताया, 999 रुपये बचे कि नहीं। उसके मुंह से आश्चर्य में निकला, बाप रे। आगे चलकर मैंने उसे जोड़ घटाना गुणा भाग भी सिखा दिया। हिंदी तो वो इतनी अच्छी सीख गई थी कि अपने मन की बात कागज पर लिख डालती थी। मुझे इधर उधर रखे कागज मिलते थे जिनमें मुझे देवी बताया जाता था। किसी में आपने मेरी जिंदगी बदल दी लिखा होता था। एक बार उसे बड़ी देर तक लिखती देर देखकर मैंने बहुत पूछा, पर उसने नहीं बताया कि वो क्या लिख रही है। बाद में उसने कागज दिखाया। एक लड़की थी से शुरू करके उसने अपने विषय में लिखा था। नीलम केवल पढ़ती ही नहीं थी, गुनती भी थी। एक बार मुझे लगा कि परिसर में कोई चिरैया चिरैया की आवाज़ लगा रहा है। चिरैया उसका घर का नाम था। मैंने नीलम से कहा तो उसने बाहर जाकर देखा। उसके नाना नानी उसे ढूंढ रहे थे। नीलम ने कुर्सी लाकर दोनों को बिठाया, फिर दोनों के पैर छुए, चाय भी बनाकर पिलाई। नाना नानी के जाने के बाद मैंने पूछा कि क्या वो हमेशा ही नाना नानी के पैर छूती है। तो उसने बताया कि एक पाठ में उसने पढ़ा था कि एक बच्चे ने किसी बड़े के आने पर उनके पैर छुए। मैं दंग रह गई। पाठ तो सभी पढ़ते हैं, पर उसकी शिक्षा को जीवन में कितने लोग उतारते हैं। नीलम के आने से जैसे मेरे सूने व एकाकी जीवन में बहार आ गई थी। उस गरीब घर की लड़की ने बढ़िया खाना, वो भी भरपेट, नहीं खाया था। रोज मैं उससे पूछती, आज क्या खाओगी। वो बच्चों की तरह इतराकर कभी मटर पुलाव, कभी पनीर, कभी कढ़ी चावल, कभी कोई विशेष सब्जी की फरमाइश करती। मेरे घर में उसी की फरमाइश का नाश्ता और खाना बनता। बनाने वाली वही थी। डाइट में सेवारत शिक्षकों का भी प्रशिक्षण चलता रहता है। उसके लिए मैस का ठेका दिया जाता था। ठेकेदार प्रशिक्षणार्थियों को दिन में 3 बार चाय के साथ बिस्कुट, दालमोट आदि देते थे। मुझे भी देने आते थे। मैं कभी चाय पी लेती थी और कभी मना कर देती थी। नीलम के आने के बाद मैंने मना करना छोड़ दिया और वो चाय व बिस्कुट और नमकीन इत्यादि नीलम को देने लगी। ठेकेदार सप्ताह में 2 दिन स्पेशल खाना देते थे, जिसमें पूड़ी, खीर आदि होता था। मैं बार बार मना करती, पर वे स्पेशल खाना मेरे घर ज़रूर भिजवा देते। वो स्पेशल खाना मैं नीलम को खिला देती। मुझे तो मेस का बना खाना पसंद नहीं आता था। बाद में मैंने सुना, ठेकेदार का सहायक नीलम से पूछ रहा था, बिटिया खाना खा लिया। बिना माँ बाप की उस बच्ची को तृप्त देखकर मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। मेरे घर आने के बाद उसकी शक्ल ही बदल गई थी। चेहरे पर मांस चढ़ जाने से आंखें छोटी लगती थी। एक दिन मैंने देखा, उसने ब्लेड से अपने पैर में कट लगा लिया। खून निकलने लगा। क्यों किया पूछने पर बताया, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, कुछ खून निकल जाएगा तो पतली हो जाऊंगी। पतले होने का ये तरीका मुझे बहुत पसंद आया। भाई के कारण नीलम को रात को घर लौटना आवश्यक था। अतः मैंने नीलम को एक दिन की छुट्टी देकर उससे कहा कि भाई को नानी के यहाँ छोड़ आए। उसके नाना नानी पास के किसी गांव में रहते थे और 1-2 घंटे में बस द्वारा वहां पहुंचा जा सकता था। बच्चे को भिजवाने के 2-4 दिन बाद ही नानी ने किसी से समाचार कहलवाया कि बच्चा रुक नहीं रहा है और चिरैया चिरैया करके बहुत रो रहा है। मैं बता ही चुकी हूँ कि चिरैया नीलम का घर का नाम था। तब मैंने पुनः नीलम को छुट्टी देकर उसे बुलवाना पड़ा। नीलम का वेतन मैं उसे एक साथ नहीं देती थी। उसे जब जो आवश्यकता होती थी उसके अनुरूप आवश्यकता भर के रुपये देती थी। साथ ही एक कॉपी में लिखती जाती थी कि उसे किस तारीख को कितने रुपए दिए।
महीने के अंत में हिसाब करके शेष वेतन दे देती थी। उसके ऊपर न जाने कितने लोगों की उधारी बाकी थी। वो याद कर कर के बताती जाती और मैं रुपये दे देकर उसकी उधारी समाप्त करवाती जाती। अंत में कुछ महीने में मैंने उसे उधार मुक्त करवा दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि नीलम को गाने का बहुत शौक था और वो गाती भी बहुत अच्छा थी। खाना बनाते समय ट्रांजिस्टर पास रखकर बजाती रहती थी। नए नए फिल्मी गीत सीखने का उसे शौक था। वो बताती थी कि रामलीला में रावण के दरबार की गायिका के पात्र का अभिनय करने का प्रस्ताव रामलीला के आयोजकों ने उसे दिया था, जिसे उसने ठुकरा दिया था। गाना क्योंकि मेरा भी प्रिय शौक यानी हॉबी है, ऐसे बहुत से गाने वो मुझसे पूछ पूछ कर लिखती जाती थी जो उसे पूरे नहीं आते थे। बाद में कभी कभी मैं उसे हिंदी लेखन सिखाने के लिए कोई गाना लिखने का काम दे देती थी। बाद में उसके लिखे गाने का संशोधन करती और शुद्ध लिखने का तरीका बताती। शादी ब्याह में पूड़ी बेलने के लिए बुलाने जो लोग आते हैं, उन्हें वो ये कहकर लौटा देती थी, हमारी मैडम जी को पसंद नहीं है। गाजीपुर में शादियों में पूड़ी बेलने का काम मल्लाहिनें करती हैं। नीलम भी इस काम में पटु थी। मैं चाहती थी उसके छोटे भाई की कोई व्यवस्था हो जाए तो मैं नीलम को पूर्णकालिक रूप से अपने पास रख लूं। इससे उसको भी सहारा मिल जाता और मुझे भी काम का सहारा मिलने के साथ साथ एक साथ ही मिल जाता। नीलम का सारा खर्चा मैं उठा ही रही थी और वो भी मेरा सारा काम कर रही थी। मैंने उसके भाई को अपना घर नामक संस्था में प्रवेश दिलाने की मुहिम चालू कर दी। इस संस्था में प्रवेश बहुत कठिनाई से मिलता था। ये था तो एक तरह से अनाथालय ही, परंतु उनकी कार्यशैली अन्य अनाथालयों से बहुत भिन्न थी। संस्था के परिसर में बहुत से अलग अलग भवन बने थे। हर भवन एक घर कहलाता था और हर घर में एक माँ और 8-10 बच्चे। लड़के 12 वर्ष से कम आयु के और लड़कियां किसी भी आयु की होती थी। ये सब अलग अलग परिवारों के लोग होते थे, लेकिन वहां पर मिलकर घर बना लिया जाता था। घर में मध्यम वर्गीय परिवार में पाई जाने वाली सभी चीज़ें, जैसे सोफ़ा, खाने की मेज़, कुर्सियाँ, टीवी, फ्रिज आदि होता था। हर घर में एक कमरा बैठक घर यानी ड्राइंग रूम, एक खाने का कमरा, एक खिलौनों का कमरा, एक लड़कों का कमरा, एक लड़कियों का कमरा और एक माँ का कमरा होता था। हर माँ बच्चों की संख्या अनुसार हर माँ को बच्चों की संख्या अनुसार मासिक धनराशि दी जाती थी, जिसे वो अपने विवेक से व्यय करने के लिए स्वतंत्र थी। ये माँ यद्यपि वेतनभोगी कर्मचारी ही होती थी, परंतु सारे वो काम करती थी जो एक स्त्री अपने घर में करती है, जैसे घर साफ करना, खाना बनाना, छोटे बच्चों को नहलाना व अन्य काम। विशेष आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने का काम भी माँ ही करती थी। 12 वर्ष से बड़े लड़के अलग हॉस्टल में रखे जाते थे और 18 वर्ष से बड़ी लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। इन घरों का प्रबंध एक नवयुवक देखते थे, जिन्हें सब बच्चे भैया कहते थे। इस कार्यशैली से उनका अलग क्वार्टर था, जिसमें वे अपनी पत्नी बच्चों सहित रहते थे। मैं इस कार्यशैली से बहुत प्रभावित हुई और मैंने नीलम के छोटे भाई को वहां प्रवेश दिलाने के लिए नीलम की ओर से एक प्रार्थना पत्र डलवा दिया। संस्था की ओर से एक व्यक्ति तथ्यों की पुष्टि करने नीलम के मोहल्ले में गया। बच्चे से बातचीत की और तथ्य ठीक पाए जाने पर